तो अगर आप ईरान की बात कर रहे हैं तो ईरान एक ऐसी कंट्री रही है बेटा जिससे हमारा संबंध तो चलता ही रहा है। इंडिया का संबंध ईरान से कभी खराब नहीं हुआ। अगर आप इंडिया का और ईरान की बात करेंगे तो ईरान वॉज ऑलवेज अ गुड फ्रेंड फॉर इंडिया। मतलब इंडिया ने कभी इसके साथ ना गलत किया, और आज तक उम्मीद ये भी है कि ईरान ने भी कभी इंडिया को धोखा नहीं दिया। टर्की ने दिया हमको अभी अगर हम बात करें तो टर्की ने हमको धोखा दिया। कब धोखा दिया? जब इंडिया पाकिस्तान में वॉर चल रही थी तो उस टाइम पे ड्रोन्स इसने साथ दे दिए। बट अगर आप ईरान की बात करेंगे तो ईरान हमारे साथ बाय स्टैंड खड़ा रहा और आज भी खड़ा है। तो ईरान के साथ हमने धोखा कब दिया था? हमने सिर्फ एक बार दिया था जब इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के अगेंस्ट हमने वोट कर दिया था। उसके बाद से हमारे रिलेशन सुधरे। हमने यहाँ पे चाबहार पोर्ट बनाया, हमने बाईपास किया पाकिस्तान को और ईरान के साथ मिलकर रिश्ते अपने अच्छे किए। बट आज एक प्रश्न आता है कि जो कंडीशन वहां पे चल रही है, क्या उसमें इंडिया और ईरान में इंडिया इनका साथ देगा कि नहीं देगा? दूसरी कंडीशन आती है, अगर ये साथ नहीं देगा तो अमेरिका के साथ इसके टाइज अच्छे होंगे कि बुरे होंगे? अगर ये साथ देता है तो, नहीं देता तो मिडिल ईस्ट में कौन से इश्यूज ऐसे आएंगे जो अभी हम समझ नहीं पा रहे। अभी रिसेंटली क्या हुआ, इजराइल इनके साथ लड़ ही रहा था, ठीक है। इजराइल जब लड़ रहा था तो इन्होंने ये कहा कि भाई आप लड़ते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इजराइल के साथ फिर यूएसए भी कूद गया। यूएसए ने ऑलरेडी इनसे कहा कि आप बिना किसी कंडीशन के या तो सरेंडर कर दीजिए और अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को आप बंद कर दीजिए। इन्होंने कहा सर नो कमेंट्स, मतलब इन्होंने कुछ नहीं, चुप। अच्छा, ट्रंप को पता ही है, देखिए मैं पहले भी बोला था जब ट्रंप पहली बार प्रधान राष्ट्रपति बने थे कि अमेरिका की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो इस व्यक्ति को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया। फिर उनकी बुद्धि सही हुई। जो बिडेन को बताया जाए कि जब से जो बिडेन बने थे युद्ध तो नहीं हुए, वो बस शांत बैठते थे। जहां युद्ध होते थे वहां पे ज्यादा कूदते भी नहीं थे, बातें करते थे, भैया बंद कर दो बंद कर दो। बुढ़ा आदमी थे, इनसे भी बुढ़े थे, ज्यादा दिमाग अपना खराब नहीं करते। पर दोबारा ट्रंप साहब आ गए। अब ये दोबारा आए हैं तो ये जब भी बैठते थे ये ईरान के पीछे हाथ पैर नहा धोकर सब कुछ धोकर बैठे थे कि ईरान को तुम खत्म करके। अब उनको मौका मिल गया। ये एशिया को शांत नहीं रहने दे सकते ऐसे व्यक्ति, ये माना जाता है। अब ये सच है गलत है वो तो ट्रंप साहब जाने, बट ट्रंप की डिसीजन मेकिंग थोड़ी स्विफ्ट होती है विदाउट अ लॉजिक। इन्होंने इनकी न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक कर दिया। अच्छा, अटैक के बाद ये भाई साहब जो है, ठीक है, सुप्रीम लीडर इनके, ये चले गए कहाँ? अंडरग्राउंड। आतिउल्लाह अली कर जो खामिनाई हैं, ये कहाँ चले गए? ये अंडरग्राउंड बंकर में चले गए। और इनको ही पता है इनको अमेरिका मार डालेगा। अच्छा, इनको ये भी पता है मर जाएंगे, बंकर में गए तब भी पता है मैं मार डालेगा जैसे हम बाहर आएंगे। इन्होंने अपने 3 कमिंग सक्सेसर नियुक्त कर दिए कि मेरे बाद ये बैठेगा, ये मर गया तो ये बैठेगा, ये मर गया तो ये बैठेगा। अपने जीते जी इन्होंने अपने 3 क्रम, पहला दूसरा तीसरा नियुक्त कर दिए। और मजेदार बात है, इस नियुक्ति में अपने पुत्र को नहीं डाला। इस नियुक्ति में उनका बेटा नहीं है, जो इनका सक्सेसर माना जाना चाहिए उसको नहीं डाला। पता है क्यों नहीं डाला? इनको लगा कि अगर अपने बेटे को डाल दूंगा तो वो भी मार दिया जाएगा। तो इन्होंने ऐसे 3 लोगों को डाला है जिनको इनके बाद मर ही जाना चाहिए। अच्छा, इनको भी पता ये चीजें होंगी। अब यहां पर प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुई, क्या हुआ, उसके लिए तो अभी ऐतिहासिक मूव हम देखेंगे। इन्होंने जून स्टार्टिंग में बहुत सारे हॉस्टाइल टॉक्स चल रही थी, फिर 12 के बाद इनका मूड कर गया कि चलो लड़ाई करते हैं। ही स्टार्टेड फाइटिंग। अच्छा, ये ऐसी शख्सियत है और ये ऐसी कंट्री का मैप है जिनकी हॉबी है, जैसे पहले हमारे इतिहास में होता था ना, राजपूतों का बैटल ग्राउंड इज अ प्ले ग्राउंड। तो आजकल राजपूत तो खेलते नहीं है, आजकल राजपूत तो खेलना बंद कर चुके हैं। आजकल इजराइल खेलता है अपनी जगह। तो इजराइल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इनको मजा आती है लड़ने में। थोड़े दिन शांत बैठते हैं फिर लड़ाई करने लगते हैं। मतलब पता नहीं ये कैसे व्यक्ति हैं। होता नहीं एक बंदा टपरी मार के भाग जाए, ये बहुत छोटा सा बच्चा है, अभी पैदा हुआ है, बट ये टपरी सबके मारता है। अब इसने कहा कि भाई हम इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज बंद करेंगे क्योंकि हमारे लिए थ्रेट है। अब इनके लिए थ्रेट क्यों है समझिए। इजराइल ने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस कंट्री ने नॉन न्यूक्लियर नेशन बनने का ठाना हुआ है। ये हमेशा नॉन न्यूक्लियर नेशन रहेगा। तो ये चाहता है कि उसके नियर बाय कोई भी कंट्री न्यूक्लियर केपेबल कंट्री ना बन जाए। अगर न्यूक्लियर केपेबल कंट्री बन जाएगी तो इजराइल को खतरा है, और इस्लामिक राज्य तो बिल्कुल ना बने, पाकिस्तान ऑलरेडी है। तो इसने ये प्लान किया कि भाई एक काम करते हैं, ईरान को न्यूक्लियर फैसिलिटेशन नहीं देते।
ये डे 1 से कहा रहा है कि भाई ईरान अपने न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, हमने देख लिए, हमने चेक कर लिए, ईरान गंदा देश है, ईरान बदतमीजी कर रहा है, ईरान ये कर रहा है, ईरान वो कर रहा है। इसने लगातार बोला, हमने सुन भी लिया। अच्छा, अमेरिका ने सुना तो अमेरिका ने एक इतिहास बनाया। अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि चलिए इनके न्यूक्लियर फैसिलिटेशन बंद कर देते। बराक ओबामा से पहले जो बैठे थे उन्होंने ईरान पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए। ध्यान से समझना, ईरान पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए। उसके बाद जब बराक ओबामा दोबारा गद्दी पर बैठे सेकंड टर्म में अपने, उस सेकंड टर्म में उन्होंने ईरान के साथ बात करनी स्टार्ट की। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब कोई कंट्री ईरान से बात कर रही थी, वो भी यूएसए जैसी, कि हम एक कंक्लूडिंग एग्रीमेंट पे आते हैं, ठीक है, जिसे ईरान न्यूक्लियर डील बोला गया, आईएनडी बोला गया। अब ये ईरान न्यूक्लियर डील इसलिए बनाई गई, इन्होंने कहा कि आप पीसफुली काम कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप पीसफुली सारे वर्क कर सकते हैं, पीसफुली आप सारी चीजें कर सकते हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटेशन चला सकते हैं रो एनरिच्ड यूरेनियम के साथ। बट आप इस चीज के लिए क्या करेंगे कि इंटरनेशनली कोई भी आपको कभी भी चेक कर सकता है। मीन्स आप अपनी सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज किसी भी कंट्री के ऑब्जर्वेटर के लिए खोल देंगे। तो अगर आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे कोई ऑब्जर्वेटर आएगा तो जाहिर सी बात है अब यूरेनियम को यूज तो कर नहीं पाएंगे वेपन के लिए। इन्होंने, ईरान ने न्यूक्लियर डील साइन कर ली और कहा ठीक है सर, आई एम एग्रीइंग ऑन दैट। धीरे धीरे ईरान की कंडीशन सही होने लगी, ईरान इस चीज को मान रहा था, इसको कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही थी। अचानक से बराक ओबामा का कार्यकाल पूरा होता है, वो सीनेट में बैठते हैं, बदलने की कोशिश करते हैं संविधान को कि मैं 3 बार राष्ट्रपति बन पाऊं, बट सीनेट में अमेंडमेंट होना बड़ा मुश्किल था। अमेरिका का संविधान बदला नहीं जा सकता था, तो दोबारा चुनाव होता है। एक का चुनाव चिन्ह गधा होता है, ठीक है, और दूसरे का क्या है बच्चों वहां पे? डंकी एंड, अमेरिका में 2 चुनाव चिन्ह चलते हैं ना, एक डंकी और दूसरा, ठीक। तो पब्लिक भी फिर से एज काम करती है और वो एक छोटा सा गलती क्या कर देती है, वो ट्रंप को चुन लेती है। और ट्रंप जिस दिन गद्दी पहली बार बैठते हैं, पहले से ही बोलने लगते हैं कि अमेरिका वांट्स टू कम बैक फ्रॉम ईरान न्यूक्लियर डील। जो बराक ओबामा ने करके मिडिल ईस्ट में शांति ला दी थी, उसको ये बदलने की कोशिश करते हैं और ये क्या करते हैं, अब हमें वापस जाना है। अच्छा, जो बिडेन का सबसे अच्छा काम क्या था पता है? जो बिडेन ने गद्दी पर बैठते ही क्या किया, अफगानिस्तान से सारी आर्मी को बाहर कर दिया। अब अफगानिस्तान में क्या हो रहा है हमसे कोई मतलब नहीं। अच्छा, इनका डिसीजन गलत क्यों नहीं गया? अफगानिस्तान में भले ही तालिबानी लेड सरकार बैठी हो, बट आज अफगानिस्तान वॉरसम सिचुएशन से बाहर, आज अफगानिस्तान धीरे धीरे डेवलप हो रही है। ये चीज अमेरिका को जो बिडेन ने सिखा दी कि भाई आप किसी भी कंट्री में इंटरफेरेंस करने जाएंगे तो आप अपना फाइनेंशियल लॉस करेंगे। चलो कोई बात नहीं, ये भी हम समझ गए। ईरान न्यूक्लियर डील के बाद जब ट्रंप आए तो ट्रंप ने क्या किया कि ये ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर आ रहे। इन्होंने कहा ये ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर आ रहे हैं। इनके साथ यूरोपियन यूनियन, रशिया, चाइना सब जुड़ा हुआ था। इन्होंने कहा कि हम कंटिन्यू करेंगे इस डील को। अमेरिका जब बाहर आया, इन्होंने कहा हम इस डील को कंटिन्यू करेंगे, ईरान को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपके सैंक्शंस नहीं लगने देंगे। ट्रंप ने पहले ही कार्यकाल में ईरान पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए, जिसके चक्कर में जो इंडिया था, इंडिया को भी अपना काम स्लो डाउन करना पड़ा। चाबार पोर्ट का, इंडिया को भी अपने चाबार पोर्ट के काम को स्लो डाउन करना पड़ा और धीरे धीरे इनका काम जो था वो डाउनफॉल की तरफ जाने लगा। इनसे कई कंट्रीज ने तेल खरीदना बंद कर दिया, सब कुछ हो गया। इसके बाद ट्रंप भाई साहब अचानक से चले गए। फिर जब बीच में जो बिडेन आए तो थोड़े सैंक्शंस और थोड़ी चीजें रिलैक्स हुई, तो ईरान को लगा चीजें अच्छी हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, ट्रंप के जाने के बाद चीजें सही रहेंगी। दूसरा कार्यकाल ट्रंप को नहीं मिला। इसके बाद ट्रंप जब दोबारा जीत के आए तो उन्होंने एक आइडियोलॉजी बनाई, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है ना, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाने के चक्कर में इन्होंने डिसाइड किया कि इंटरनेशनल वो ज्यादा इंटरवेंशन नहीं करेंगे। इन्होंने डिसाइड किया कि वो अमेरिका को ही डेवलप करने की कोशिश करेंगे। बट आपको पता है कि एक कंट्री जो हमेशा वॉर जोन में फंसी रहती है, वो कभी भी वॉर से बाहर नहीं आ सकती। अच्छा, इजराइल को हमेशा सपोर्ट मिला है अमेरिका का और आज भी इनको इसका सपोर्ट मिलता रहेगा। ये इन्होंने एक पॉजिटिव चांसेस बनाए और इन्होंने इनको सपोर्ट करने की पूरी कोशिश की, इसीलिए इन्होंने अपना अस्त्र भेजा और इनकी न्यूक्लियर साइट को मार दिया, सिर्फ इनके सपोर्ट के।
अब बात आती है कि क्या ये जो किया गया है ये सही कदम है, क्या इससे कोई फायदा होगा? तो अगर आप ध्यान से देखिए तो इजराइल कायदे से इतना ही बड़ा है, बस ये इसकी औकात है। इसका क्षेत्रफल सिर्फ इतना है और इसमें भी ये इनका एरिया है नहीं, ठीक, ये इनका एरिया है नहीं, दूसरा इशू है। तो उसके बाद ईरान का क्षेत्रफल देख लीजिए कितना बड़ा है। इसके बाद भी आज की डेट में ईरान हारता है। इजराइल के जीतने के पीछे कारण है इनका बैकअप। आपको पता है जब युद्ध चला इंडिया का, जब ऑपरेशन सिंदूर चला तो इंडिया को लगा लोग इनकी मदद करेंगे। एक कंट्री थी जिसने इनको ओपन सपोर्ट दिया है, जान के आपको हैरानी हुई, सिर्फ एक कंट्री, वो थी ये। इन्होंने कहा विदाउट एनी कंडीशन आई एम विद इंडिया। बाकी ने पता क्या कहा, कूटनीति खेली कि इंडिया पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर नेशन है, हम चाहते हैं कि आप शांति बरतें और शांतिपूर्ण व्यवहार करें। ये हर एक कंट्री ने बोला है, भले वो रशिया हो, भले वो चाइना हो, भले वो ईरान हो, भले वो अफगानिस्तान हो, भले वो यूएसए हो, भले वो यूके हो। यूके के जो एक्स-पीएम हैं, जो भारतीय मूल के ऋषि स्वामी, उन्होंने कहा था मैं बिना कंडीशन के सपोर्ट कर रहा हूं। और वहां पे पटेल है जो शैडो कैबिनेट में मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था हम सशर्त नहीं, बिना शर्त के आपको सपोर्ट दे रहे हैं। बट जो वर्किंग गवर्नमेंट थी उन्होंने इंडिया को भी सपोर्ट नहीं दी। अब बात यहां पे क्या आती है, अगर इजराइल ने हमें बिना कंडीशन के सपोर्ट दिया था तो आज अगर इजराइल युद्ध में फंसेगा और वॉर घोषित हो जाती है या ऑपरेशन वॉर में बदल जाता है तो इंडिया विल सपोर्ट इजराइल और ईरान। यहां पर हमारा आईआर आज का स्टार्ट है। हमारा आज का आईआर किस पर है, इंडिया ईरान रिलेशन पे। बट इसमें पहला क्वेश्चन आपसे जो आज आपको जागृत करेगा वो ये करेगा कि अगर युद्ध घोषित होता है तो वी विल सपोर्ट इजराइल और ईरान और वी विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक न्यूट्रल, जो हर कंट्री हमारे लिए कर रही है। अच्छा, बराक एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, आपने नहीं सुना हो, अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है। ये इंडियन डिफेंस और इजराइल डिफेंस ने मिलकर बनाया है और ये भी इजराइल में इस टाइम पे बैलिस्टिक मिसाइल के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी किसके लिए काम कर रही है, इजराइल के लिए। अब यहां पर बात आती है ईरान के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं कि बुरे हैं, और ईरान हमारे लिए किस तरीके से काम करता है। ईरान हमारे लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ईरान के साथ हमारे संबंधों से हमें क्या असर मिलेगा और उस असर से हमें क्या फायदा मिलेगा और क्या नुकसान मिलेगा, इन बेसिक चीजों की जानकारी अब हम लोगों को लेनी है। तो आइए अब इन बेसिक चीजों की जानकारी हम लोग लेना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये आपको पढ़ना भी है, कॉन्सेप्ट समझने भी हैं और जानने भी। ठीक, तो आइए अब चलते हैं अपने सेगमेंट पे। प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत के बीच में पहली चीज समझ लीजिए, ईरान का प्राचीन नाम है मेसोपोटामिया। क्या नाम है, मेसोपोटामिया। एंड मेसोपोटामियन सभ्यता से हमारे संबंध बचपन से अच्छे रहे, मतलब जब भारत बच्चा था तब से अच्छे थे। वी वर फ्रेंड्स टुगेदर, हम क्या थे, हम लोग साथ में दोस्त थे। वी बोथ वर फ्रेंड्स टुगेदर, ठीक है। अब जब हम लोग दोस्त थे तो साथ जिएंगे साथ मरेंगे, तुमको ठंडी तो हमको ठंडी, तुमको गर्मी तो हमको गर्मी, तुमको जुकाम तो हमको जुकाम, तुमको बुखार तो हमको बुखार, तुम तड़पे तो हम तड़पे, तुम ना तड़पे तो हम ना तड़पे। ये सारी चीजें इन दोनों कंट्रीज के साथ चलती रही, ठीक है। तो अब ये ट्रेड का जो रिलेशन था ये बहुत जरूरी था। तो यहाँ पर इंडस सील्स मिली हैं, ठीक है, मैरीटाइम चीजें मिली हैं, पर्शियन गल्फ के संबंध मिले हैं, सारी बेसिक चीजें यहाँ पर मिली हैं। सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के बीच में संबंध अच्छा था, ये हमें दिखा है। और जब हम मिडिवल पीरियड में आते हैं, मिडिवल पीरियड में आपने देखा होगा पर्शियन कल्चर बहुत ज्यादा हमारे यहाँ चला है। याद है हमारे यहाँ कौन सी लैंग्वेज सीखी जाती थी, फारसी। पर्शियन लैंग्वेज सीखी जाती थी, वो कहां से आती थी, ईरान से। ईरान वॉज फारस, उस टाइम पे उसे फारस बोला जाता था, तो ये फारस से आती थी और फारस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री हमारे लिए बनके उभरी। तो हमारे रिलेशन इनसे शुरुआत से बड़े अच्छे रहे, ठीक, शुरुआत से बड़े अच्छे रहे, हमें इनकी कोई समस्या नहीं रही। कल्चरल एक्सचेंज हुआ, मुगल एरा और दिल्ली सल्तनत में भाई फारस बहुत इंपॉर्टेंट था, इन्हीं का आर्किटेक्चर हमने कॉपी किया और इंडिया में जो मुगल कालीन सभ्यता की चीजें हैं वो फारसी सभ्यता से निकली। इसके बाद जब इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट हुआ, जब इस्लाम ने, ठीक है, इस्लामी आक्रमण हुआ पारसी समुदाय पर, पर्शिया पर, तो ये सब बेचारे कहां आ गए, ये गुजरात में आ गए।
पारसी जो समुदाय था वो कहां पे आ गया, गुजरात में आ गया और वहां पर सेटल हो गया और अपने कल्चर को लेके गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे आके रहने लगा। फिर आता है बेटा कॉलोनियल एरिया। जब हम बेटा कॉलोनियल एरिया की बात करते हैं, इस समय पर क्या हुआ, जब हम कॉलोनियल एरिया की बात करेंगे तो ब्रिटिश भारत फ्रांस संबंध कैसा था इस पे बात करेंगे। ब्रिटिश कूटनीति के माध्यम से नियंत्रित था, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया और पर्शिया के संबंध कैसे थे, ब्रिटिश डिप्लोमेसी थी, की प्लेयर था। जो भी भारत का संबंध था वो किसके संबंध के साथ बनेगा, जो भी संबंध भारत का बनेगा वो बनेगा ब्रिटेन के संबंध के आधार पे, क्योंकि हम गुलाम हैं। हमारी डिप्लोमेसी इंटरनेशनल रिलेशन किसके अंडर है, हमारी डिप्लोमेसी और हमारे अंतरराष्ट्रीय रिलेशन पर्शिया के इंटरेस्ट के साथ मिलते हुए हैं। फिर सांस्कृतिक आदान प्रदान। औपनिवेशिक प्रतिबंधों के बावजूद क्या हुआ, हमारे औपनिवेशिक प्रतिबंधों के बावजूद हमारा सांस्कृतिक आदान प्रदान जारी रहा। मतलब जो आपका कल्चरल एक्सचेंज है